3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उस वक्त सदर पाकिस्तान भी थे और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क में एमरजेंसी नाफिज़ की। और वो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट के तहत की जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कहलाता है। उस प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के तहत उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया। जो टर्म यूज़ की गई होल्ड इन अबेंस की, वो दरअसल आइन को मुअत्तल किया गया। जब ये एमरजेंसी इम्पोज़ की गई और प्रोविज़नल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नाफिज़ किया गया, तो इसका जो इफ़ेक्ट था वो ये था कि जो आइन पाकिस्तान है वो मुअत्तल हो गया और एक नया आइनी निज़ाम प्रोविज़नल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के फॉर्म में लाया गया। और उसके तहत फर्दर ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए गए, जिसमें जजेस की मुअत्तली, उनके नए ओथ्स का एक ऑर्डर था, जिसके तहत 60 के करीब जजेस जो कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। बाद में जब ये इसकी वजह से जो वकला तहरीक, जिसको लॉयर्स मूवमेंट कहा जाता है, वो जब चली, तो उसके नतीजे में 2009 में जब इन जजेस को बहाल किया गया, तो एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में पास की। और उस जजमेंट में उन्होंने होल्ड किया कि ये तमाम की तमाम कार्रवाई इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी। इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और ये कहा कि ये तमाम के तमाम इक़दामात दरअसल आइन से गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। 2009 में जो जजमेंट आई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं स्टार्ट की गई। उनको इनफैक्ट 2008 में पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत भी किया गया उनके ओहदे से। और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में रहे, अपनी सियासी एक्टिविटीज़ भी उन्हें जारी रखी। और इस पॉइंट को अगर हम देखें कि कौन से सियासी लीडर इस पॉइंट को रेज़ करते रहे, उनमें इमरान खान साहब बहुत प्रोमिनेंट थे। बल्कि 3 नवंबर 2007 को जिस दिन एमरजेंसी इम्पोज़ हुई, तो मैं उस वक्त लम्स में एक स्टूडेंट था और ये लम्स में उस दिन इनको तकरीर के लिए हमने दावत दी हुई थी। ये वहाँ पे तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान ही एमरजेंसी की ख़बर आई। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये आइन से गद्दारी है। और उसके बाद भी वो उनके बहुत से इंटरव्यूज़ हैं जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर, कि ख़ास तौर पे जब ये जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की कि आइन से गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ स्टार्ट किया जा रहा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई और 2013 में PMLN की हुकूमत आई, तो अराउंड द सेम टाइम कुछ पिटिशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। और उन पिटिशंस में ये सीख किया गया कि क्योंकि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ये कह दिया कि तमाम इक़दामात जो हैं संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जाए। हुकूमत को डायरेक्शन दे सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा स्टार्ट किया जाए आर्टिकल 6 के तहत। तो उन पिटिशंस में फिर जब अटॉर्नी जनरल साहब उस वक्त मुनीर मलिक साहब होते थे, वो जब पेश हुए, उन्होंने अंडरटेकिंग दी उस वक्त की जो नई हुकूमत थी उसके बिहाफ पे कि हम ये मुकदमा जारी स्टार्ट करेंगे। और इस मुकदमे को फिर उन्होंने स्टार्ट किया आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ दीज पिटिशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि अब अंडरटेकिंग हुकूमत की तरफ से आ गई है, उन्होंने कह दिया कि हम इसको स्टार्ट करें, तो लिहाजा हम डिस्पोज ऑफ करें इन पिटिशंस को। और फिर हुकूमत की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई FIA की, जिसने इन तमाम इक़दामात के ऊपर तफ्तीश की। और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की जाए स्पेशल कोर्ट के अंदर। 12 दिसंबर 2013 को ये कंप्लेंट फ़ाइल की गई। उससे पहले 3 दिन पहले प्रोसिक्यूशन टीम 9 दिसंबर 2013 को कॉन्स्टिट्यूट की गई। और उसके बाद इन्होंने अपनी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसमें सबसे पहला जो कदम था वो यही था कि एक्यूज़ को जो है समन किया जाए। ये जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उस कंप्लेंट के अंदर जो उसकी समरी है वो ये है कि 5 मुख्तलिफ़ चार्जेस जो हैं वो फ्रेम किए गए हैं। और स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस कंप्लेंट के साथ लगेगी। और जो बुनियादी चार्ज है वो ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी का जो नफाज किया, जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के ज़रिए, उसमें उन्होंने आइन को उसके ज़रिए मुअत्तल कर दिया। और वो मुअत्तली जो दरअसल जो है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है। और फिर सिर्फ ये नहीं किया उन्होंने, उससे आगे भी गए। तो 5 चार्जेस सब बनते हैं कि उससे आगे फिर वो गए, उन्होंने आइन को साइड पे करके मुअत्तल करके
उन्होंने एक आइनी निज़ाम प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत वो लेकर आए, जिसमें तमाम की तमाम पावर्स उन्होंने ख़ुद अपने आप को दे दी और फिर उन्होंने ऑर्डर्स पास करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर था जिसके ज़रिए एक सीरीज़ ऑफ ऑर्डर्स थे, 2-3 ऑर्डर्स थे, जिनके ज़रिए उन्होंने जजेस को मुअत्तल किया और नए जजेस को लेकर आए। तो लिहाजा ये पूरी कार्रवाई जो है, जिसमें आइन को साइड पे रख के मुअत्तल करके एक नया आइनी निज़ाम ला के जिसके तहत अपने आप को तमाम पावर्स दी गई बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तमाम का तमाम जो है बेसिकली आर्टिकल 6 के ज़ुमरे आता है। क्योंकि आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर एब्रोगेट करता है या सस्पेंड करता है, सबवर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को या उसको होल्ड इन अबेंस करता है, तो वो आइन के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुर्तकिब है और उसकी जो सज़ा है वो एक एक्ट है, हाई ट्रीज़न पनिशमेंट एक्ट 1973, उसके तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या सज़ाए मौत हो सकती है। तो ये जो है इस कंप्लेंट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की मेन कंटेंशन थी और इसके तहत फिर ये आगे ट्रायल जो है वो चला। जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ तो जब उसमें इनिशियली समन्स जारी हुए तो बहुत टाइम लग गया एक्यूज़्ड का अदालत में पेश होने तक का, क्योंकि पहली दफ़ा जब वो आ रहे थे तो रास्ते में कुछ आईडी एक निकल आई, जिसकी वजह से इनकी जो डिफेंस टीम थी उसको शरीफुद्दीन पिज़ादा साहब उसको लीड कर रहे थे और उसमें जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब हैं अनवर मंसूर साहब और खालिद रांझा साहब और दीगर हजरात सीनियर वकला वो सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसकी वजह से वो अदालत आ नहीं सकते। फिर अदालत ने एक ऑर्डर पास किया कि जी आप सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करें एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की गई, सैकड़ों में जो है पुलिस और रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया, लेकिन उस दफ़ा भी फिर जब अगली दफ़ा वो आ रहे थे तो उसमें बताया गया कि जी उनकी तबीयत नासाज हो गई है, उनका जो कॉन्वॉय है वो अदालत की तरफ जाते जाते डाइवर्ट कर दिया गया है AFIC की तरफ। तो AFIC में वो जब उनको एडमिट कर लिया गया तो अदालत ने फिर दोबारा उनको थोड़ा टाइम दिया, लेकिन फिर इवेंचुअली प्रोसिक्यूशन की इंसिस्टेंस पे उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स जो है ना वो तलब की। जब मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की और जब वो पेश की गई अदालत के अंदर, तो अदालत का ये ख्याल था कि इसमें कोई ऐसी सीरियस इलनेस नहीं है ज़ाहिर हो रही, जो कि मेडिकल पूरा बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसने ये रिपोर्ट जो जारी की थी, उनके ओपिनियन को देखते हुए उन्होंने कहा कि जी ये कोई ऐसी सीरियस इलनेस जो है वो नज़र नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि इनको एग्जेम्पशन दे दें फ्रॉम अपीयरेंस। लिहाजा उन्होंने दोबारा जो है उसमें समन जारी किया, वो फिर भी नहीं आए। फिर वारंट्स की तरफ मामला चला गया। इवेंचुअली जब वारंट्स की तरफ मामला गया तो फिर देन ही अपीयर्ड और उस दिन उनकी फिर इंडाइटमेंट हुई। तकरीबन इस केस के स्टार्ट होने के 3-4 महीने बाद जो पहला स्टेप होता है इंडाइटमेंट का वो हो पाया। तो इस कंसिडरेबल डिले की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि एक्यूज़ पेश नहीं हो रहे थे और फिर उसके अलावा बहुत सी मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी फ़ाइल की गई। अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया, प्रोसिक्यूशन टीम की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया, जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप बायस्ड हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो तमाम की तमाम जो है वो उस पर दोनों साइड के दलाइल सुनने के बाद वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, डिसमिस कर दी गई अदालत की तरफ से। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी कि एक तरफ जो है वो एक्यूज़ड भी नहीं आ रहे थे फॉर वेरियस रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस, मेडिकल रीजंस, और दूसरी तरफ उनकी टीम जो है इन द मीन टाइम अदालत में ये एप्लीकेशंस फ़ाइल करी आई थी। खैर ये तमाम एप्लीकेशंस भी डिस्पोज ऑफ हुई और इवेंचुअली एक्यूज़ड के जो जितने भी वो एक्सक्यूज़ थे वो कोर्ट ने जब रिजेक्ट किए तो वो पेश हुए, इंडाइटमेंट हुई और उसमें उन्होंने 5 चार्जेस पे गिल्टी प्लीड किया। उसके बाद ये बाकायदा तौर पे ट्रायल का आगाज़ हुआ और तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर अंदर प्रोसिक्यूशन ने, बल्कि हार्डली 3-4 मंथ्स के अंदर प्रोसिक्यूशन ने अपने तमाम एविडेंस जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दी। और सितंबर 2014 में, लेस देन अ ईयर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल, प्रोसिक्यूशन ने अपनी तमाम एविडेंस जो है वो कोर्ट में जमा करा के एविडेंस क्लोज़ कर दी हुई थी। लेकिन फिर मज़ीद मिसलेनियस एप्लीकेशंस आई, उनमें कुछ डिसीजंस ऐसी हुई जो कि बाद में चैलेंज हो गई सुपीरियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। और जब हाई कोर्ट में किसी ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज होता है तो अमूमन ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है स्टे कर दी जाती हैं जब तक उस चैलेंज का, उस अपील का जो है फ़ैसला नहीं होता। तो लिहाजा वो जब चैलेंजेस हुए हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में से आगे वो सुप्रीम कोर्ट तक जब गए मामलात, तो उस पूरे राउंड में के दौरान ट्रायल जो है वो वहीं का वहीं स्टे रहा। और फिर जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनका फ़ैसला इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि जी ये तमाम फ़ैसले
जो स्पेशल कोर्ट ने किए हैं उनको सेट असाइड कर दिया और स्पेशल कोर्ट को डायरेक्ट किया कि अब आप विदाउट एनी डिले जो है इसके अंदर जो है ना प्रोसीड करें। तो उस दौरान एक और पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से, जो उसमें उन्होंने अपना ECL पे जो नाम उनका आया हुआ था उसको चैलेंज किया हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो उन्होंने ये ऑर्डर पास हुआ एक और प्रोसीडिंग में कि जी इस सारे ट्रायल को तेज़ी से चलाया जाए और ये तमाम जो हैं मामलात रिज़ॉल्व कर दिए उन्होंने, दूसरी जो ट्रायल कोर्ट से रिलेटेड थे, उनके ऑर्डर से रिलेटेड थे। दूसरी तरफ एक और पिटिशन में जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फ़ाइल की हुई थी, उसमें उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि जी ECL पे नाम इनका जो है वो इलीगली इनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्लेस किया गया और उनका नाम ECL से हटा दिया गया। अब एक तरफ ट्रायल कोर्ट जो है वो आगे प्रोसीड करना चाह रही थी और दूसरी तरफ जो है वो उनका नाम क्योंकि ECL से रिमूव हो गया था। तो अभी ये क्रिटिकल मोमेंट थी उस वक्त की PMLN गवर्नमेंट के लिए कि क्योंकि ट्रायल आगे प्रोसीड करना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ ECL से नाम हट गया है, तो वो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट ही वुड गो अब्रॉड एंड नेवर कम बैक। तो ये उनके लिए ज़रूरी था कि वो उसको ECL पे उनका नाम ECL पे डालते। प्रोसिक्यूशन टीम की भी ओपिनियन यही था और अदालत जो थी उसने भी क्योंकि कुछ डायरेक्शन दे दी हुई थी उनको अपीयर होने के लिए डायरेक्ट कर दिया हुआ था। तो उसकी पेश नज़र जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ओपिनियन यही है कि उनका नाम ECL पे होना चाहिए था ताकि वो इंश्योर किया था कि वो अदालत में पेश हों, लेकिन उनका नाम ECL पे नहीं डाला PMLN गवर्नमेंट ने, इवन दो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अगर आप दोबारा डालना चाहते हैं, पहले जो डाला था वो गलत था लेकिन अब दोबारा डालना चाहते हैं इस नए केस के पेश नज़र तो आप डाल सकते हैं, बट वो नहीं डाला गया एंड ही वाज अलाउड टू लीव। उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये ऑर्डर आया था कि ट्रायल को रिज्यूम किया जाए और इसकी जो है वो इसका स्पीडी डिस्पोजल किया जाए, तो ट्रायल जो है उस वक़्त वो किस स्टेज पे था वो इम्पॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन ने क्योंकि अपनी एविडेंस क्लोज़ कर दी हुई थी तो लिहाजा अब एक्यूज़ड की बारी थी कि वो अपनी एविडेंस जो है वो पेश करे इन डिफेंस। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक्यूज़ड को समन किया जाता है ट्रायल कोर्ट में और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जो प्रोसिक्यूशन ने चार्जेस और जो एविडेंस जो है उसके ख़िलाफ़ लेकर आए हैं उसके अगेंस्ट वो अपने आप को डिफेंड करे और इन डिफेंस एक स्टेटमेंट जो है ना वो रिकॉर्ड कराए, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 342 की स्टेटमेंट। सेक्शन 342 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक स्टेटमेंट जो है एक्यूज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो रिकॉर्ड करवा सकता है और अमूमी तौर पे यही कंसिडर किया जाता है कि अगर सेक्शन 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना हो तो ट्रायल आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर समन किया गया एक्यूज्ड को कि आए अपनी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कराएं, अपना जो फेयर ट्रायल राइट्स, अपने ड्यू प्रोसेस राइट्स को एक्सरसाइज करें, अपने आप को डिफेंड करें। यू विल बी गिवन कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योरसेल्फ अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो नहीं आए क्योंकि वो बाहर जा चुके थे, वो नहीं आए, उनको बार बार समन किया गया, नहीं आए। फिर बेलेबल वारंट्स, नॉन बेलेबल वारंट्स, इवेंचुअली सेक्शन 87-88 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोर्सिव ऑर्डर्स किए गए इस हद तक कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर दी गई, उसके बावजूद वो नहीं है। फिर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि क्योंकि वो नहीं आ रहे और 342 की सेक्शन 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, अमूमी तौर पे क्रिमिनल ट्रायल आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब तक वो नहीं आते और रिकॉर्ड नहीं करवाते तो इस ट्रायल को जो है हम साइन डाई एडजर्न कर रहे हैं, मतलब यानी कि इनडेफिनेटली हम एडजर्न कर रहे हैं, जो कि स्पेशल लॉ के अंदर जो एडजर्नमेंट रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन फिर भी ये हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने लेटर ऑन तकरीबन उसके कोई 1.5-2 साल के बाद इस साल के शुरू में पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस जो हैं कुछ फ़ाइल हुई जिसमें यही पॉइंट रेज़ किया गया कि ये तो मामला कब से स्टे हुआ है, ये ट्रायल जो है वहीं रुका हुआ है, एक्यूज़ ने आने से इनकार कर दिया और एक्यूज़ के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जबकि स्पेशल लॉ जो है वो तो कहता है कि किसी सूरत में भी एडजर्नमेंट नहीं होगी और ट्रायल को जो है वो एडजर्न इंडेफिनिटली नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन सुनी और उसमें ऑर्डर पास हुआ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और स्पेशल लॉ के तहत तो ऐसी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, बल्कि स्पेशल लॉ ये कहता है कि अगर एक्यूज़ जानबूझ के प्रोसीडिंग में शामिल ना हो रहा हो तो फिर अदालत जो है उसके बिहाफ पे एक वकील को मुकर्रर करके प्रोसीड करेगी। तो लिहाजा फिर ये दोबारा मामला स्पेशल कोर्ट में आ गया इस साल के तकरीबन दरमियान में, तकरीबन 2-3-4 माह पहले। ये बिल्कुल क्योंकि मामला सर्द खाने में गया था, एकदम ये दोबारा अदालत बैठना शुरू हो गई, केस रिवाइव हो गया और अदालत ने एक नया वकील मुकर्रर किया और उस नए वकील के ज़रिए को उन्होंने कहा कि आप अपने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करें
और प्रोसिक्यूशन को भी उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि क्योंकि एक्यूज़ ने ख़ुद आने से इनकार कर दिया, अपनी डिफेंस जो है डिफेंस में जो एविडेंस पेश करने से इनकार कर दिया, तो लिहाजा हम प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुन के इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे। और उसके सिलसिले में फिर उन्होंने ये कहा, ये ऑर्डर किया, ये डायरेक्शन दी कि आप एक रिटन आर्ग्यूमेंट्स जमा करा दें और फिर उसके बाद ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए जो है वो 24 तारीख जो है मुकर्रर की गई थी। हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिए उससे पहले एज़ पर डायरेक्शंस, लेकिन डिफेंस की तरफ से कोई रिटन आर्ग्यूमेंट्स नहीं पेश किए गए। और जब हम 24 तारीख को अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड वहाँ पे गए, और जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रायल जो है बिल्कुल अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे पहुँच चुका हुआ था, क्योंकि फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट जो है वो फ़ैसला सुनाती है। तो उस दिन अदालत ने हमें बताया कि जी एक नोटिफिकेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने जारी की है, जिसके ज़रिए आपको रिमूव कर दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है। और प्रोसिक्यूशन जो कि 9 दिसंबर 2013 से इस पे काम करी थी, उनको जो है इस केस से हटा दिया गया है। तो लिहाजा हमें जब इसके बारे में पता चला तो हम आर्ग्यू नहीं कर सके, क्योंकि हमारी अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी थी, अब हम कोर्ट को एड्रेस नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा हमने यही बताया कि जी हमने रिटन आर्ग्यूमेंट जमा कर दिए हैं और उसके बाद जो है हम इस केस से डिटैच हो गए। इसमें जो 24 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अदालत ने क्लियरली लिखा है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोसिक्यूशन ने किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर दी, ये अदालत ने क्यों इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ये जज साहिबान की तरफ से ये कहा गया और इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि हमने अपनी एविडेंस भी टाइमली सबमिट कर दी थी। 2014 से हम अपनी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पे लेकर आ चुके हैं, हमने अपनी एविडेंस क्लोज़ कर दी हुई है। और दूसरा ये है कि हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी जमा करा दिए हैं। तो लिहाजा बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स ना भी हों, रिटन आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे फैसला होता है। तो लिहाजा हमने अपनी एविडेंस भी जमा करा दी हुई है और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी रिटन फॉर्म में जमा करा दिए हैं। लिहाजा एक्नॉलेज किया कोर्ट ने कि द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आगे फर्दर क्या होता है वो, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंप्लेनेंट है और प्रोसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट की स्वाबदीद है कि इसको किस तरह आगे लेके चले।